अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा, सब खैर आफियत से रहेंगे। आज के प्रोग्राम में भी बहुत सी खबरें और बिलखुसूस वो खबरें जो आम तौर पर छापी नहीं जाती, छुपाई जाती हैं, हम आपके सामने रखेंगे। रोज़नामा 92 न्यूज़ का जो हिस्सा हैं वो खबरें भी, इसके साथ साथ जो खबरें उमूमी तौर पे इदारों के अंदर बहुत बड़े मामलात जो चल रहे होते हैं उन्हें पब्लिक नहीं किया जाता, ऐसे मामलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से काजी नदीम इकबाल हैं, लाहौर से ही गौहर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से वहीद राजपर हैं, पेशावर से रहम यूसुफ जई हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिस मामले का तज़किरा करेंगे वो महकमा औकाफ का फोरेंसिक ऑडिट है और इस ऑडिट के अंदर हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं, जिनमें एक सिलसिला ये भी है कि महकमा औकाफ के अंदर ऑडिट करने का कोई अपना वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद ही नहीं है। काजी साहब, आपकी ये खबर है, ये फोरेंसिक ऑडिट की मज़ीद डिटेल्स क्या हैं? देखें भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि फोरेंसिक ऑडिट के अहकामात कैसे जारी हुए। एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया और बताया कि जो आमदन महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब को दरबारों के कैश बक्सिस से होती है, वो आमदन मज़ारात की देखभाल के लिए, ज़ायरीन की बेहतरी के लिए खर्च नहीं की जाती, जिस पर रिपोर्ट तलब की गई तो हैरानकुन इंकशाफात सामने आए और ये बात सामने आई कि तकरीबन 90% जो पैसा है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे चला जाता है, तनख्वाहों की मद में और दूसरी यूटिलिटीज़ की मद में, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके फोरेंसिक ऑडिट का अहकाम जारी कर दिए। फोरेंसिक टीमें आ गई और मैं ये बताता चलूँ कि फोरेंसिक टीमों ने अभी तक अपना तकरीबन को 25% काम मुकम्मल किया है, लेकिन उसमें जो निशानदेहियाँ सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन है। फोरेंसिक टीमों ने बताया है कि महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब जो है, रोज़े अव्वल से लेके अब तक इसके ऊपर हुकूमत पंजाब के जो फाइनेंशियल रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। हुकूमत पंजाब का जो माली मामला का तरीक़ाकार है इसको इन्होंने अपनाया ही नहीं। ख़ुद मुख्तार दारा होने की हैसियत से उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं और उन्हीं रूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हर इदारे में तो दो तरह का ऑडिट होता है, एक प्री ऑडिट और एक पोस्ट ऑडिट, लेकिन महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब का वाहद महकमा है जहाँ पे प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट नाम की जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती। हुकूमत पंजाब का जो ये इदारा है इसके टोटल 9 जोन हैं और 9 जोनों में ऑडिट अफसर और अकाउंट अफसर बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखें कि जोनल ऑफिस से कितना खर्चा सर्कल मैनेजर्स को दिया गया और सर्कल मैनेजर ने जो अखराजात किए उसके जो बिल आए उसको ऑडिट करके उसकी शफाफियत को बरकरार रखें, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। जो फोरेंसिक टीम है उसने ये इंकशाफ किया है कि जितने भी ऑडिट ऑफिसर हैं और अकाउंटेंट हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि जो अखराजात आते हैं उनके बिलों के ऊपर ठप्पा लगाते हैं और उनको पास कर देते हैं। दूसरा बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे लोग जो कि 20 साल पहले महकमे से रिटायर हो गए थे वो आज भी पेंशन ले रहे हैं। और इसमें यह भी निशानदेही की गई कि वो लोग जो 20 साल से पेंशन ले रहे हैं 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद, कभी किसी ने सर्टिफिकेट ही नहीं लिया कि वो ज़िंदा हैं कि नहीं। और तीसरा बड़ा जो इंकशाफ किया गया वो ये किया गया कि जो पेंशन है और दीगर मामलात हैं वो मुलाजमीन को बैंक अकाउंट्स की वसातत से अदा किए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि चेक ओपन होता है, चेक देते हैं और चेक के ज़रिए तनख्वाहें दे दी जाती हैं। और चौथा बड़ा जो इंकशाफ किया गया है, जो 75 इतराज़ात आए हैं उनमें चौथा बड़ा इतराज़ ये है कि जो चेक दिए जाते हैं वो भी बाद उनको ओपन कर दिया जाता है। और यहाँ फोरेंसिक टीम ने एक और बड़ा इंकशाफ किया, वो ये किया है कि फाइनेंस डायरेक्टरेट के जो सरबराह हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, वो पूरे पंजाब से रिकवरी तो करते हैं, उनके पास ये तो आता है कि किस मद में कितनी रिकवरी आई है, महकमे के पास कितना पैसा है, लेकिन ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर के जो इख्तियारात हैं वो डायरेक्टर फाइनेंस के पास नहीं है। जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर के इख्तियारात हैं पूरे पंजाब के ओवरऑल, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन के पास है जो कि उसके मजाज ही नहीं हो सकते। तो महकमाना फाइनेंशियल रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ जो की जा रही हैं उसके ऊपर इब्तदाई 25% फोरेंसिक ऑडिट में जो ये इतराज़ात सामने आए हैं और निशानदेही की गई है, उसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे जो सेक्रेटरी औकाफ हैं जुल्फ़िकार गुमन, उन्होंने एक इजलास बुलाया और उन्होंने उसमें बुला के बताया, पूछा कि ये क्या हो रहा है। और उसमें एक और इंकशाफ सामने आ गया, वो ये सामने आया कि किसी ने आज तक उनका इजलास ही नहीं बुलाया। फोरेंसिक टीम ने जो ऑडिट शुरू किया है वो सर्कल मैनेजर्स के अलावा
जोनल दफातर के अलावा स्टेट की ज़मीनों का भी है। स्टेट की ज़मीनों के बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो ज़मीनें लीज आउट की जाती हैं या दूसरे मामला देखे जाते हैं, इनका भी आज तक ऑडिट नहीं हुआ कि कौन सी ज़मीन कितनी लीज पे गई, उसके पट्टेदारी की मद में कितने पैसे आए, किराएदारी की मद में कितने पैसे आए। और यही वो बात है जिसकी वजह से इनके जो रिकवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये रिकवरी नहीं कर पा रहे। फॉरेंसिक टीमों ने यह भी निशानदेही की है कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कैसा बताइएगा, जो फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर जो स्पेशली पेंशन्स की अदायगी के अंदर बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है, उसके अंदर क्या जिम्मेदारों का तयन किया गया और इन बेज़ाब्तियों को रोकने के लिए क्या इकदाम तजवीज़ किए गए हैं? जी, फॉरेंसिक टीम ने जो एतराज़ात सामने इनको दिखाए हैं उनमें उन्होंने कहा है कि जो पेंशनर हैं, सबसे पहले तो ये किया जाए पेंशन उनको बैंक अकाउंट्स के थ्रू दी जाए। नंबर 2, हर बंदे से 3 माह बाद कवायद के मुताबिक 90 डेज़ के बाद उसका सर्टिफिकेट लिया जाए कि उसकी सेहत कैसी है, वो है भी कि नहीं, दुनिया में है कि अल्लाह के पास चला गया, ताकि पता लगे कि पेंशन कहीं गलत इस्तेमाल पे तो नहीं जा रही। तीसरे नंबर पर उन्होंने तजवीज़ ये किया है कि जो काजी साहब आपने महकमा औकाफ के फोरेंसिक ऑडिट से मुतालिक बताया कि पेंशनर्स बाज ऐसे हैं कि जिनसे मुतालिक मालूम ही नहीं कि वो हयात हैं या नहीं, लेकिन उनको महकमा पेंशन दे रहा है। रहम यूसुफजई पेशावर से हमारे साथ मौजूद है। रहम, आपकी खबर है जो महकमा तालीम की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें तो बड़े अफसोसनाक किस्म के आदाद-ओ-शुमार हैं। आप बता रहे हैं कि कबायली अजला में 5 साल के दौरान 73% बच्चे इस प्राइमरी लेवल से ही स्कूल छोड़ गए। फिर जो बच्चियों का इनखला है स्कूल से प्राइमरी लेवल तक वो 79% है। मजीद क्या आदाद-ओ-शुमार हैं और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी देखिए फैसल भाई कि पहली बार ऐसा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला से इतनी डिटेल के साथ एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि जारी किया है एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, न्यूली मर्ज एरिया के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि कितनी तवील और इतने मुफस्सिल तरीके से सर्वे किया गया है और उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता इन्होंने 10 साल का कंपेयर किया और फिर 5 साल का। तो हम अगर सिर्फ 5 साल का डेटा इनमें से उठा लें तो 2013 से लेकर 2017-18 तक जो ड्रॉप आउट रेट है वो सबसे ज्यादा जो है वो तो लड़कियों में पाया गया है, लेकिन ओवरऑल जो है वो ड्रॉप रेट वो भी बहुत ज्यादा है। प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो 73% लड़कियां जो है वो 5वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि वहां पे जो कच्ची क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों की जो लड़कियों की तादाद है वो 8 लाख से तजावुज है, लेकिन उसके बावजूद जो है 73% यानी हर 4 में से 3 लड़कियां जो है वो 5वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाती। किसी न किसी वजह से वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी लेवल पे बात करें तो सेकेंडरी लेवल में भी अजीब इंकशाफात हुए, यहाँ पे हैरान इंकशाफात हुए हैं कि 47% सेकेंडरी लेवल पे बच्चे जो 10वीं जमात तक पहुंचने चाहिए थे, लेकिन वो भी किसी न किसी वजह से स्कूल को खैरबाद कह देते हैं। 47%, इसमें 50% जो है वो खवातीन है, लड़कियां हैं जो स्कूल छोड़ देती हैं, और 46% जो है वो लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, 10वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाते। वजूहात जब हमने सर्वे रिपोर्ट में जानने की कोशिश की तो वजूहात इन्होंने वहां पे सबसे बड़ी वजह है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, और इसके अलावा वहां के जो स्कूल है वो स्कूल अभी भी बहुत जो तकरीबन 6000 स्कूल है, वहां 5800 स्कूल है वहां पे, लेकिन उनमें ज्यादातर स्कूल जो है वो अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 70% ऐसे स्कूल है जहां पे चार दीवारी नहीं है, 45% स्कूलों में बैतुल खला नहीं है, इसी तरह 45% स्कूलों में वहां पे पीने का साफ पानी नहीं है। तो ये बुनियादी वजूहात है। और इससे बढ़कर जो महकमे ने बताया कि जो मुंतकिली है वहां पे जो लोग वहां से नकल मकानी करते थे दूसरे इलाकों में, इस वजह से बच्चों के जो स्कूल पर बहुत बड़ा असर पड़ता था। यही वजह है कि गुज़िश्ता 5 साल में मुसलसल हर साल जो है ड्रॉप आउट रेट इंतहाई हद तक बढ़ जाता है। और आज वहां पे कबायली अजला में हर 4 में से 3 लड़कियां स्कूलों से बाहर है, और हर 2 में से 1 बच्चा, 1 लड़का स्कूल नहीं जाते। इस तरह सेकेंडरी लेवल पे भी और प्राइमरी लेवल पे भी वहां पे जो है स्कूलों की नागो हालत की वजह से बच्चे और बच्चियां स्कूल
नहीं जाती। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे असातिज़ा की भी कमी है। तो अगर हम स्कूल और की रेशो देखें तो एक क्लास में हमें अंदाजा हो गया कि वहाँ पे 60 बच्चे एक ही क्लास में बैठे होते हैं। इसके अलावा एक उस्ताद के ऊपर 50 से ज्यादा बच्चे एक उस्ताद को पढ़ा रहे हैं। तो यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत ने अब जो कि वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो गया है, तो यहाँ पे इस महकमे तालीम की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे जाके स्कूलों का जो है वहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी के जो उन्होंने जो वादे किए हैं, जो टीचर उन्होंने रिक्रूटमेंट के फैसले किए हैं वो भी करें। तो इस हवाले से मुशीरी तालीम का कहना है कि बहुत जल्द यानी अगले महीने से वहाँ पे असातिज़ा की भर्तियां भी शुरू हुई जाएगी, क्योंकि हंगामी बुनियादों पर वहाँ पर 4 से 5 हजार असातिज़ा की कमी है प्राइमरी लेवल पर, और इस तरह 2 से 2.5 हजार असातिज़ा की कमी है सेकेंडरी लेवल पर। तो इन दोनों को मुकम्मल किया जाएगा। अभी इमरजेंसी बुनियादों वहां पर 2.5 हजार असातिज़ा की तैनाती की जा रही है, जिसकी अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों में इसकी एड भी आ जाएगी, अखबारों में इश्तिहारात भी दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे खवातीन में बहुत ज्यादा जो लड़के हैं उनकी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। वहाँ पे जो शरह तनासुब है, वहाँ पे जो शरह ख्वानदगी है वो है वहाँ पे मर्दों में 33% और खवातीन में के अंदर तलबा को उनकी जो सालाना बुनियादों के ऊपर उनको दरसी कुतब मिलनी चाहिए, वो 2-2 साल तालीमी साल गुजरने के बावजूद उनको कुतब नहीं मिल पाती। अब अपने रिपोर्ट के मुताबिक ड्रॉप आउट की शरह बहुत ज़्यादा है, 10 स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तो इन 10 स्कूलों को दोबारा खुलवाने के लिए और तलबा को कुतब की फराहमी के लिए और जो ड्रॉप आउट की शरह है उसको कम करने के लिए कोई नया क्या इन्होंने प्लान वज़ा किया है सूबाई हुकूमत की जानिब से? सूबाई हुकूमत की जानिब से जो वहाँ फाटा के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया गया है, वहाँ के जो बच्चों के लिए स्पेशल ग्रांट का भी इन्होंने ऐलान किया है। वहाँ पे जो स्कूल जो अभी मुकम्मल तौर पे बंद है, 10 स्कूल ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे बंद है किसी वजह से, या तो वो डैमेज हो चुके हैं या किसी और वजह से बंद है, उनको दोबारा बनाने, उनको तामीर करने के लिए भी वहाँ पे इनके जो प्लान है। इसके अलावा जो नॉन फंक्शनल है, 300 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो बिल्डिंग है वहाँ पे कमरे भी मौजूद है लेकिन वो गैर फाल है, या तो नामसाइब हालात की वजह से वो गैर फाल रहे हैं या किसी और वजह से तो उनको भी दोबारा खोलने के लिए इन्होंने खुसूसी तवज्जो दी। इसके अलावा सबसे पहले ये लोग जो महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा के वहां पे असातिज़ा की भर्ती करेंगे। इसके अलावा जिस तरह आपने बात की कि ड्रॉप आउट रेट जो ज्यादा है, तो इस ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अगर खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला में साल में 2 बार स्कूल दाखिला मुहिम चलाई जाएगी, तो महकमे तालीम का इरादा है कि वो कबायली अजला में साल में 4 बार एनरोलमेंट मुहिम चलाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में, क्योंकि अब यहाँ पे ज्यादा लोग जो है वो अपने इलाकों को वापस जा चुके हैं। सबसे ज्यादा जो मुतासिर जो अजला है, जो पहले नात वजीरिस्तान एजेंसी को करती थी, अब शुमाली वजीरिस्तान का जो जिला है वो सबसे ज्यादा मुतासिर है। वहां पे 85% 84% लोग बच्चे जो है वो बच्चे और बच्चियां स्कूलों से बाहर है। इसके अलावा इफार के इलाके, इफार लकी, इफार बनू, इफार टांक और इफार डी खान, ये ऐसे मुतासिर इलाके हैं जहाँ पे आज भी 80 से ज्यादा बच्चे जो है वो 80% से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। वजूहात यही है कि सिक्योरिटी सिचुएशन थी, तो अब यहाँ पे वहाँ पे सिक्योरिटी हालात भी बेहतर है, स्कूलों में अब असातिज़ा की तैनातियां भी की जा रही है। डिटेल में बताया, लेकिन अगर दहशतगर्दी ये इलाके हैं जिनमें इतना बड़ा ड्रॉप आउट है कि बच्चे स्कूलों से बाहर जा रहे हैं, तो केपी के शोबा तालीम की नई हिकमत अमली क्या है वो भी ज़रूर आवाम के साथ शेयर करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले हफ्ते जो गैस बहरान कराची में जिसने जन्म लिया था और एक लम्हे के लिए पाकिस्तान की सनत को, पाकिस्तान की मईशत को हिला के रख दिया था, इंडस्ट्री बंद, CNG गायब, बहुत से मामलात थे लोगों को। बिलाखिर उस गैस बहरान की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर पेट्रोलियम ने समरे इरसाल कर दी है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को। इंक्वायरी रिपोर्ट जो भेजी गई है, भट्टी साहब, एक तो उज़मा आदिल साहिबा इस कमेटी की हेड थी, उसको हेड कर रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट में किस पे इल्ज़ाम धरा गया है कि कौन इसका जिम्मेदार है?
फसल देखिए, गुज़श्ता हफ्ते जो गैस बुरहान सामने आया, स्पेशली हम सिंध और कराची की बात करें, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेते हुए चेयरपर्सन उग्रा उज़्मा आदिल खान साहिबा की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की थी। इस कमेटी ने अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीज़न में जमा करवाई और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डिवीज़न गुलाम सरवर खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर दी। अगरचे कि इस रिपोर्ट को भी इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, लेकिन इससे कुछ नुकात हम मालूम करने में कामयाब हो सके कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत तफसीली अंदाज में इस हालिया गैस बहरान का जायज़ा लिया गया है और सिस्टम के अंदर वो तमाम तर नकाइज जिसकी वजह से ये गैस बहरान पैदा हुआ और आने वाले दिनों के अंदर भी दोबारा इस किस्म का गैस बहरान जन्म ले सकता है, उन तमाम मामलात की निशानदही की गई है। सबसे पहले इस मामले के अंदर जो जिस लॉबी का फर्नेस ऑयल लॉबी जिसे हम कहते हैं, उसके किरदार के ऊपर तफसीली रोशनी डाली गई है और इसी फर्नेस ऑयल लॉबी के किरदार को हमने भी अपने प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद मरतबा टेकअप किया, स्पेशली गुज़श्ता 5 माह के दौरान, कि किस तरीके के साथ फर्नेस ऑयल लॉबी पावर डिवीज़न के ज़रिए गैस क्राइसिस और LNG की इंपोर्ट के ऊपर वो असरअंदाज हो रही है। और ये जो मौजूदा गैस का बहरान पैदा हुआ, उसके अंदर एक बड़ा फैक्टर था फर्नेस ऑयल लॉबी का रोल। फर्नेस ऑयल लॉबी का रोल जो डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट की पाकिस्तान के अंदर राह को हमवार रखने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो फर्नेस ऑयल की पैदावार है उसको फ़रोख्त करने के लिए पावर डिवीज़न की जानिब से जो गैस की डिमांड रेज़ की जाती है पावर सेक्टर के लिए, सुई नॉर्दर्न को, सुई सदर्न को, वो डिमांड रेज़ नहीं की गई। इस सिस्टम के तहत तरीक़ेकार के मुताबिक पावर डिवीज़न अपनी गैस की डिमांड रेज़ करता है गैस कंपनियों से, यानी सुई नॉर्दर्न और सदर्न से। सुई नॉर्दर्न और सदर्न लोकल गैस की पैदावार को फराहमी को मद्देनज़र रखते हुए कितनी गैस मज़ीद हमें इंपोर्ट करना चाहिए, वो ये तमाम तर गैस की तलब वजारत तवानाई के मातहत कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड को फराहम करती है और पाकिस्तान LNG लिमिटेड उस गैस की तलब की रोशनी में मुकर्रर वक्त से कबल ही आलमी मार्केट से टेंडर के जरिए मुख्तलिफ कंपनियों की बोली तलब करके LNG की इंपोर्ट को यकीनी बनाती है। गुज़श्ता 5 माह से सिलसिला जारी था कि गैस पोर्ट कंसोर्शियम का टर्मिनल पूरी सलाहियत पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, सिर्फ 2 LNG की कार्गोज इंपोर्ट हो रहे थे और दिसंबर में पावर डिवीज़न ने अचानक एक और जो 2 में से एक कार्गो भी मनसूख करवा दिया था, जिस मामले को हमने टेकअप किया था, फिर एक कार्गो को रीशेड्यूल करवाया गया। लेकिन इस अरसे के दौरान जब 1.5 लाख टन फर्नेस ऑयल इंपोर्ट भी किया गया और उसके बाद जो ऑयल रिफाइनरीज थी उन्होंने भी इस मामले के ऊपर शोर मचाना शुरू किया कि उनके पास फर्नेस ऑयल स्टॉक करने का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। तो वो क्रूड ऑयल जो मुख्तलिफ फील्ड से, खैबर पख्तूनख्वा से हम बात करें या सिंध की फील्ड से बात करें, वहाँ से जो जब गैस की पैदावार का अमल शुरू होता है तो उसके साथ आपको क्रूड ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो वो उन तेलो गैस पैदावारी कंपनियों ने अपनी उस परसेंटेज को भी कम किया और उसके साथ साथ एक नेचुरली गैस की डिप्लीशन भी हुई। फर्नेस ऑयल लॉबी का किरदार गैस की मार्केट की गैस की फ़रोख्त की बजाय फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए पावर डिवीज़न ने तलब रेस नहीं की और उसके बाद सुई नॉर्दर्न ने और सदर्न ने वो तलब जो उनको चाहिए थी मौसम सरमा के पेश नज़र, वो उन्होंने PLL कंपनी को नहीं बताई, जिसकी वजह से इजाफी LNG इंपोर्ट ना हो सकी और अचानक फिर गैस बहरान ने जन्म लिया। और उसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरीज के किरदार को भी इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह किया गया है कि किस तरीके के साथ ऑयल रिफाइनरीज गुज़श्ता कई सालों से हाई स्पीड डीजल की तैयारी के ऊपर 7.5% डीम ड्यूटी वसूल कर रही हैं और उनका ऑब्जेक्टिव था कि अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाएंगी, हाई स्पीड डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल की पैदावार को आलमी मेयार के मुताबिक बनाते हुए उसकी पैदावार को बढ़ाएंगी। लेकिन ये ऑयल रिफाइनरीज अभी भी उस स्टैंडर्ड के मुताबिक, उस कमिटमेंट के मुताबिक सार्फिन से, पाकिस्तानी अवाम से अरबों रुपये वसूल करने के बावजूद अपनी ऑयल रिफाइनरीज को डेवलप इन्होंने अपग्रेड नहीं किया और अगर इजाफी फर्नेस ऑयल पैदा कर लिया गया था और अगर पाकिस्तानी मार्केट में उसकी खपत दिखाई नहीं देती थी तो इन कंपनीज को उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए था। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि फर्नेस ऑयल की एक्सपोर्ट की राह हमवार करनी चाहिए, गैस की बेहतर मैनेजमेंट करनी चाहिए और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, पावर डिवीज़न, पेट्रोलियम डिवीज़न, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न और उसके साथ साथ DG पेट्रोलियम कंसेशन और उसके साथ ऑयल एंड गैस पैदा करने वाली कंपनियों के मबैन मुअस्सर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगरचे कि किसी अफिसर के ऊपर बराह रास्त इस रिपोर्ट के अंदर इंक्वायरी कमेटी ने जिम्मेदारी आयद नहीं की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जिस वाज़ेह अंदाज में जो इस सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है, हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं और जो सिफारिशात पेश की गई हैं, उसकी रोशनी में इस बात का इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान
इस मामले के ऊपर एक्शन जरूर लेंगे। सो नॉर्दर्न और सदर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसॉल्व जरूर किया गया, लेकिन उस डिसॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि वफाकी हुकूमत सिर्फ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने जो नुमाइंदे हैं उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज में, उनको हटा सकती है। प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान बदस्तूर मौजूद रहेंगे। सो नॉर्दर्न और सदर्न के गैस कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कॉम्पिटेंट लोगों को लाने की जरूरत है, जो इस सारे शोबे से आगाही रखते हों, जो बर वक्त गैस की डिमांड की प्रोजेक्शन करके उसकी सप्लाई को इंश्योर कर सकें। अब हतमी तौर के ऊपर आज इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से इस रिपोर्ट की रोशनी में कुछ डायरेक्शन जारी हो सकती हैं, जिसमें फर्नेस लॉबी, पावर डिवीजन, वजारत तवानाई, PLL और नॉर्दर्न और सदर्न से मुतल्लिक ये अहकामात हो सकते हैं, ताकि मुस्तकबिल के अंदर दोबारा इस किस्म के अचानक गैस की किल्लत से बचा जा सके। ठीक, बड़ी साहब देखते हैं आगे हुकूमत अब क्या इकदाम उठाती है और ऐसे बहरानों से कैसे बचा जाता है। वहीद राजपुर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, आपकी खबर है कि जो कच्चे के इलाके सिंध में हैं, जहां ऑपरेशन किया गया, जहां डाकू राज था, अब उस राज को ख़त्म करके इन इलाकों की बहाली के लिए सिंध हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दे दी है। ये बताइएगा इस कमेटी में कौन कौन है और ये कच्चे के इलाके कितने अजला से मुंसलिक हैं, ये कुल कितना रकबा बनता है, कितनी आबादी यहाँ बनती है जो यहाँ मुतासर हुई थी? फैसल साहब देखें, ये 4 डिवीज़न है सिंध की, जिसके 15 अजला हैं, जहाँ पर डाकुओं के खिलाफ रेंजर सिंध पुलिस की जानब से जो है वो ऑपरेशन किया गया था। डाकुओं की जानब से जो है हथियार भी जो है डाले गए थे। तो लाखों की तादाद में आबादी है जहाँ पर वो ऑपरेशन के बाहर जो है आबादी मुतासर हुई, स्कूल मुतासर हुए, अस्पताल मुतासर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर नहीं है उनके लिए भी ये जो है सिफारिश की गई है कि वो भी सही तरीके से एक रिपोर्ट तश्कील दी जाए, सिंध हुकूमत को सिफारिश की जाए ताकि उनकी बहाली के लिए और नए रोड अगर बनाने हैं तो उनकी भी सिफारिश की जाए। सिंध के चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह की सरबराही में हाई पावर जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, इसी तरह जो है चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मोहम्मद वसीम हैं, इसी तरह जो है IG सिंध पुलिस हैं, जिनको ये तीनों जो है इस कमेटी के मेंबर होंगे। 4 रुकनी जो है हाई पावर कमेटी है, जिसमें ये वो तश्कील दी गई है कमेटी। इन तमाम के तमाम जो के हैं उनकी डेवलपमेंट करनी है। सिफारशात जो है 15 रोज़ के अंदर जो है वो कमेटी को देनी है। तो मजमूई तौर पर जो सिंध हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी है, तो उनका कहना है कि ये डाकू जैसे हैं वो इस इलाके में आ नहीं सकें, इनको रोकने के लिए कोई सिफारिशात जो है तश्कील दी जाएँ। सिंध हुकूमत की जानब से जो सिंध पुलिस की जानब से बताया गया है कि कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पर डाकुओं को फिर मुतासर जो इलाके हैं वहाँ पर आने से रोकने के लिए कच्चे में जो है 110 थाने जो हैं वो हैं, जिस पर नफरी जो है वो बढ़ा दी गई है। 3000 से ज़ायद एहलकार जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जैसे इस पर जो है वो चेक पोस्ट भी 50 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। एहलकार जो है गश्त पर जो है 80 से ज़ायद मोबाइलें भी जो है लगाई गई हैं ताकि डाकू जो है इस इलाकों में फिर से जो है नहीं आ सकें। और कई ज़राए का ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत की जानब से कमेटी को ये सिफारिश की गई है कि जो फाटा और वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ था, तो इसी तर्ज पर जो है सिफारिशें जो है हमें दी जाएँ ताकि जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पर घरों के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाए, कच्चा पैकेज जिसका नाम दिया गया है। तो वहाँ पर उस तमाम के तमाम डेवलपमेंट जो भी तरक्याती मंसूबे हैं तो शुरू किए जाएँ, इलाके की जो बहाली है वो मुमकिन बनाई जा सके। दरिया सिंध पर जो है वो पुलों की तमीर भी की जा सके, क्योंकि वो कच्चे के इलाकों को जो है जो वहाँ पर लाखों लोग रहते हैं, उनको बड़ी तकलीफ है आने जाने में। ये भी कहा जा रहा है कि जो रिहेबिलिटेशन का ऑपरेशन होगा ये वज़ीरिस्तान तर्ज का होगा, या इस तरह जिस तरह पहले जो सवात से लोग निकले थे ऑपरेशन के दौरान, सिंध में भी ये कच्चे के जो इलाके हैं, हमने देखा सिंध के इलाके हो गए, पंजाब में हो गए, ये एक माफिया रहे हैं। डाकू आते थे, शहरों में कार्रवाइयाँ करते थे, यहाँ चले जाते थे। लेकिन मुस्तकिल हल अब क्या, यहाँ भी लोगों को रोज़गार देना होगा,
तालीम देनी होगी, उसके लिए बजट कितना चाहिए? आप नहीं समझते पूरे पाकिस्तान में ये प्लानिंग होनी चाहिए? एग्जैक्टली यकीनी तौर पे होना चाहिए। लेकिन हम अगर सिंध और पंजाब के कच्चे इलाकों की बात करें, जितने बड़े बड़े इश्तिहारी हैं, जुराइम पेशा अफराद हैं, वो मुख्तलिफ शहरी इलाकों के अंदर भी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वारदातें करने के बाद इसी इलाके के अंदर पनाह हासिल करते हैं। अगर इन इलाकों के अंदर हमने जुराइम पेशा अफराद का खात्मा करना है कि दोबारा वहाँ पर वो पनाह ना ले सकें, तो हमें वहाँ पर यकीनी तौर के ऊपर मुतलका सूबाई हुकूमतों को वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर करना होंगे, हमें वहाँ पर सड़कें बनानी होंगी, स्कूल अस्पताल बनाने होंगे और उनको दीगर इलाकों के बराबर लेके आना होगा, ताकि वहाँ पर ये जो एलिमेंट है वहाँ पर जन्म ही ना ले सकें। तो देखना होगा कि अब ये कमेटी कब तक अपनी सिफारिशात तैयार करती है और सिंध हुकूमत किस तंदही के साथ यहाँ पर अपना काम मुकम्मल करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भट्टी साहब कि शरपसंदी क्यों पैदा होती है, इसकी वजह क्या है, उसका सद्देबाब किया जाए। लाहौर से गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, आपकी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने हदफ मुकर्रर किया है, 8 डैम्स बनाए जाएंगे। आप एक तो ये बता दें कि ये कितने एकड़ रकबा सैराब करेंगे, कितने एकड़ फिट पानी जमा कर सकेंगे। दूसरा, आप बता रहे हैं कि 7 डैम्स 30 जून 2019 तक हदफ मुकर्रर किया गया है इनकी तामीर का। इनकी तकमील का हदफ कब तक होगा? तामीर क्या 2019 से शुरू हो जाएगी इनकी? जी, जैसा आप जानते हैं कि पंजाब जो है वो ज़री सूबा है और पानी के बग़ैर ज़राअत का तसव्वुर नहीं। तो ये हुकूमत पंजाब का एक इक़दाम है कि उन्होंने 8 डैम बनाने हैं, जिसमें से 7 डैम जो हैं वो अगले साल 30 जून तक मुकम्मल होंगे और जबकि 8वां जो डैम है वो अगले साल 31 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। मैं ये बताता चलूँ, इसके अलावा 58 डैम पहले तकरीबन बनाए जा चुके हैं स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये डैम जो है ये पोटोहार के इलाके में बनाए जा रहे हैं और पोटोहार का इलाका जो है वो कुदरती तौर पर डैम बनाने के लिए बहुत सपोर्टिव है, बड़ा उसमें पोटेंशियल मौजूद है कि वहाँ डैम बनाना बहुत आसान है। इस स्मॉल डैम है जिनसे जो है वो ज़राअत जो है उसमें मदद ली जाएगी। अगर हम जिस तरह 70 साल से हमने जो है वो डैम को इशू को जो है वो उस तरह एड्रेस नहीं किया जिस तरह किया जाना चाहिए था। डैम बने ज़रूर है, लेकिन वो जो हमारा जो रिक्वायरमेंट थी, जो हम चाहते थे कि जितना पानी हमें दस्तयाब हो उतना पानी हमें दस्तयाब नहीं हो सका। हम 6 साल तो जो है वो सैलाब से निमटने के लिए मतलब के इंतज़ाम में गुजार देते हैं और 6 माह सैलाब से होने वाले नुकसान के अजाले में गुजार देते हैं। तो ये बड़ी मतलब अजीब सी सूरत हाल है कि हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है, वाफिर मकदार मौजूद है, लेकिन हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए ये हुकूमत पंजाब ने ये 8 डैम बनाने का जो मनसूबा तैयार किया है ये बहुत अच्छा मनसूबा है। लेकिन पोटोहार के इलाके के अलावा पंजाब के दीगर अजला में भी जो है वो डैम बनाने का काम जो है वो तेज़ होना चाहिए। मैं इसमें एक और बात बताऊँ, जब ये ज़राअत का जो मामला है इसमें अब पानी जो दिया जा रहा है फसलों को वो ट्यूबवेल के दिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब में 10 लाख ट्यूबवेल जो है वो चलते हैं। इस ट्यूबवेल चलने से क्या हो रहा है कि पानी की सतह जो है वो नीचे जा रही है और मीठा पानी जो है वो पीने के बजाय जो है वो ज़राअत को दिया जा रहा है। ये जब डैम बन जाएंगे तो ना सिर्फ वो 10 लाख ट्यूबवेल चलना कम हो जाएंगे, बल्कि उस पर जो बिजली खर्च होती है, जो इजाफी उस पर डीजल लगता है और जो दूसरी चीज़ें सर्फ होती हैं, किसान के जो अखराजात होते हैं उसमें भी कमी वाक़ हो गई। जब हम कुदरती तरीके से एक हिसाब से पानी जब ज़राअत को देंगे, ज़री जनास को देंगे, तो इससे ना सिर्फ जो है वो उसके किसान के अखराजात कम होंगे, बल्कि ये होगा कि पानी जो है वो वाफिर मकदार में मौजूद होगा। अब किसान बहुत कैलकुलेटर से ट्यूबवेल चलाता है, वो थोड़ी देर के चलाता है, देखता है मेरा इतना डीजल लग गया है, इतनी बिजली लग गई है, पानी इतना चाहिए था, इतना लग गया, लेकिन जब उसके वाफिर मकदार में पानी होगा तो वो बिल्कुल आज़ादाना अंदाज में लगाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि अब महकमा ज़राअत ने कुछ ऐसी फसलों पे भी काम करना शुरू कर दिया जो कम पानी से सैराब होते हैं। अब चावल की एक ऐसी जो है फसल तैयार की जा रही है फैसलाबाद ज़रिए यूब तहकीकाती इदारे में कि जो कम पानी से जो है वो परवान चढ़ सकती है। आपको पता है कि मूंजी जो है वो पानी में लगती है, तो इसलिए अब हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो ऐसी ज़रिए अजनास हमें मुतारिफ़ करना चाहिए, तहकीक ऐसी अजनास पर करनी चाहिए जो कम से कम पानी से परवान चढ़ सकती हैं। और दूसरा में जो तरबेला, चश्मा और मंगला की पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश कम हुई है उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बनानी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बताऊं आपको कि ये जो गौहर साहब ये बताइएगा, ये आप कह रहे हैं कि अगले साल जून तक ये 7 डैम्स मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जी।
7 महीनों में 7 डैम्स की तकमील कैसे होगी, इससे मुतालिक भी हुकूमत ने कुछ बताया है? जी, हुकूमत का कहना है कि ये जो डैम है ये असल में इसमें से कुछ डैम जो है वो पहले से उसका मंसूबा बनाया गया था। अब ये स्मॉल डैम्स है, ये स्मॉल डैम जो होते हैं जैसे मैंने को बताया कि ये ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जो कुदरती तौर पे सपोर्टिव होती हैं। 1-2 जगह पहले ही मतलब पहाड़ होते हैं, ये ऊंचाई होती है और बाकी फिर 1-2 तरफ दीवार कर ली जाती है या 1-2 तरफ ऐसी सपोर्टिव कर दी जाती है कि पानी जो है वो ज़ख़ीरा कर लिया जाए। जो 8वां बड़ा डैम है उसके लिए 1 साल का अदब मुकर्रर किया गया है। इससे पहले 58 डैम जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। जैसे मैंने गुजारिश की है कि ये जो डैम्स हैं इनकी कैपेसिटी जो है जो कम हुई है पिछले 3 बड़े डैमों की पंजाब में जो है उनके में इजाफा होना चाहिए। बड़ा अच्छा ये मूव है हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, वो डैम फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं। इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि माही पकड़ी जो है, फिशरीज जो है वो भी इन्हीं पानी के जरिए परवान चल सकती है। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन मछली मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पानी उस तरह मौसम अंदाज में मौजूद नहीं है, हमने कोई उसकी प्लानिंग नहीं की, तो हमारी गौहर आपने बहुत डिटेल में बताया। अब देखते हैं ये 7 डैम्स जो हैं किस हद तक जो मसाइल हैं किसानों के, पंजाब में रहने वालों के, वो हल कर सकते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जावेद सलीम कुरैशी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ख़त लिखा है और बिलखुसूस महकमे आबपाशी में काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनकी तनख्वाहों और मुराद का मामला, और एक मरतबा फिर से इस्तदा की गई वज़ीर आला पंजाब से कि उनको बराबर की सतह पर मुराद दी जाए। भट्टी साहब, हमने ये मामला पहले भी उठाया था। इस ख़त में अब इन्होंने क्या दर्ज किया है और उम्मीद कितनी है कि वो इंजीनियर्स जो महकमे आबपाशी में काम कर रहे हैं और दीगर महकमों में कर रहे हैं उनकी मराद, उनकी तनख्वाहें बराबर हो जाएंगी? फैसल, ये मामला अपने प्रोग्राम में हमने टेकअप किया था कि पंजाब हुकूमत के मातहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले इंजीनियर्स को बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। ग्रेड 17 में तैनात होने वाले इंजीनियर को सिर्फ 35,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत उन्हें टेक्निकल अलाउंस देती है जो कि 1.5% टाइम ऑफ उनकी बेसिक सैलरी होता है, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले इंजीनियर्स की माहाना तनख्वाह 90,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। पंजाब के इंजीनियर्स ने अपने इस हक के लिए आवाज़ बुलंद की कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी बात की जानिब तवज्जो ना दी गई, जिसके नतीजे में उन्होंने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी, जिसके नतीजे में महकमा आबपाशी का जो सालाना भल सफाई प्लान होता है जो कि 26 दिसंबर से इंप्लीमेंट किया जाता है, वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, चूँकि इंजीनियर्स वहाँ पर प्लान की तैयारी के अंदर मशगूल नहीं हो पा रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को भी इन इंजीनियर्स की जानिब से ख़त लिखा गया था, लेकिन तहाल ये मामला रिजॉल्व नहीं हो सका। अब एक अच्छा इकदाम उठाया है चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जावेद सलीम कुरैशी साहब ने। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को ख़त लिखते हुए उनकी तवज्जो इस मामले की जानिब मबजूल करवाई है कि पंजाब के इंजीनियर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और लाजिम है कि वो ये तमाम इंजीनियर्स जो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं उनकी इस एहतजाज का सिलसिले ख़त्म किया जाए और जो उनके साथ डिस्पैरिटी जो उन्हें फेस करना पड़ रही है वफाकी हुकूमत और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुलाजमीन के मुकाबले में, वो ख़त्म की जाए। उन्हें भी टेक्निकल अलाउंस दिया जाए ताकि वो भरपूर तरीके के साथ अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकें। ठीक है। पंजाब में ग्रेड 17 के इंजीनियर की माहाना तनख्वाह जो महकमा आबपाशी में 35,000, जबकि केपी में इसी लेवल इसी कैडर के बंदे की तनख्वाह 90,000 रुपये है। ये ख़त जो है लिखा गया है। अब वज़ीर आला पंजाब को देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, रहम यूसुफजई, दीगर नुमाइंदगान हमारे जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, सबका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।